नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए क्या ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इकाई 4 तक जो है हमने कंप्लीट कर चुका था। इकाई 4 जो था वो मैंने कंप्लीट कर चुका था बच्चों। तो इकाई 4 तक मैंने वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पेपर हैकर, ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर वेबसाइट पे जाके। और वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल, अगर नोट्स डिटेल्स में चाहिए आप लोग को, तो वहाँ से आप पीडीएफ फाइल इसका जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। एक बात और बच्चों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग अच्छे से अच्छे टिप्स आप लोग के लिए लेके आ सकें, ठीक है। तो इकाई 5 देखेंगे बच्चों आज हम, ज्योग्राफी का एमसीक्यू टाइप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही हम बताते हैं आप लोग को, जो एग्जाम में आए, एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो एग्जाम की व्यू से ये क्वेश्चन आप लोग के जो है प्रिपेयर किए जाते हैं कि एग्जाम में बच्चा कैसे क्रैश कर दे, एग्जाम को कैसे हैक कर दे। हमारे चैनल का नाम ही है पेपर हैकर, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे हम इकाई 5 बच्चों की, इकाई 5 क्या कह रहा है। ध्यान से देखते रहिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मानव की किन आवश्यकताओं की जैविक आवश्यकताएं कहा जाता है। मानव को वह कौन सी आवश्यकताएं होती हैं जिनको जैविक आवश्यकताएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैविक आवश्यकताएं, ठीक है। जैविक आवश्यकताएं बोला जाता है। वह कौन सी आवश्यकता है? ऑप्शनल है बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, वस्त्र, आवास, भोजन, ये सभी बताइए कॉमन सेंस लगा के। जैविक आवश्यकताओं का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ समझ रहे हैं? जैविक आवश्यकताओं मतलब दैनिक, दैनिक आवश्यकता, जो प्रतिदिन हमारे काम आए, जो प्रतिदिन हमारे से रिलेटेड हो और हमारे उपयोग में आए। दैनिक आवश्यकता, दैनिक मतलब प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन यहां देखेंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वह कौन सी आवश्यकताएं होती हैं जो मानव के बच्चों, क्या मानव के, ह्यूमन बींग्स, जितने ह्यूमन पर्सन हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके काम में आती हैं। ऑप्शनल है, बहुत सारी चीजें काम में आती हैं हम लोग की। आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे जीवन, लाइफ को जीने के लिए, जो होल लाइफ है, पूरी जिंदगी, वो हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे काम में आती हैं, जिसका हमारा डेली लाइफ में यूज होता है, दैनिक उपयोग होता है। जैविक आवश्यकताएं होती हैं उन सब चीजों की जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि वो वस्त्र दिया है, आवास दिया है, भोजन, और ये सभी, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये सभी जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हमारे दैनिक उपयोग, जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों। विश्व में, किस चीज में? वर्ल्ड में वनोत्पादों का संग्रह प्रमुख रूप से होता है। यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है, समझने वाली बात है कि विश्व में जो है, किसमें? वर्ल्ड में वन उत्पाद की संख्या, ठीक है, वन उत्पाद का संग्रह मुख्य रूप से किसमें होता है, क्या होता है, ठीक है, ये है। तो ये क्या है बच्चों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, मानसूनी वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में, शीतोष्ण वनों में। क्वेश्चन क्या कहा है कि विश्व में वनों उत्पादों का संग्रह मुख्य रूप से होना, वन के उत्पादन, वन की संख्या, वन के वृद्धि किस क्षेत्र में होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, मानसूनी में, कि भूमध्य सागरीय वनों में, शीतोष्ण वनों में। बताइए किसमें होता है बच्चों? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं उसमें प्रमुख रूप से वन उत्पादों की संख्या क्या होती है? संग्रह मुख्य रूप से होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसका संग्रह मुख्य रूप से किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि अमेजन घाटी, कौन घाटी?
अमेजन घाटी निम्न में से किस आदिवासी जनजाति द्वारा जंगली जीव जंतुओं का शिकार किया जाता है? अमेजन घाटी जो है इसमें से किस आदिवासी द्वारा जो है, किस आदिवासी जनजाति द्वारा जो है जीव जंतुओं का शिकार किया जाता है? जीव जंतु का शिकार किस आदिवासी, किस जंगली जीव जंतुओं का शिकार होता है, किससे होता है? यही कह रहे हैं ना कि अमेजन घाटी में निम्न में से किस आदिवासी जनजाति द्वारा जंगली जीव जंतुओं का क्या होता है, शिकार किया जाता है। ठीक, क्लियर? गीस द्वारा, कूनन द्वारा, एमरिंड द्वारा, सेमांग द्वारा। बताइए अमेजन घाटी में वह कौन सी आदिवासी जनजाति है जो जंगल में जीव जंतुओं का शिकार करती है? वह कौन सी आदिवासी जनजाति है? किस घाटी में? अमेजन घाटी में पूछ रहा है। तो याद कर लेंगे बच्चों। एक बात और, हम जो है पढ़ाते हैं और साथ साथ में लर्न भी कराते चलते हैं, याद करते हैं। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस वीडियो देखना है और साथ साथ में लर्न करना है। एक क्वेश्चन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैं रिपीट करता हूं और अच्छे से डिटेल्स वेरीफाई करके उसको समझा के तभी आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो टाइमिंग ज्यादा लगे लेकिन जो हो वो क्लियर होके चले, क्लियरिटी। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साथ साथ में लर्न करते चलेंगे, ये नहीं कि बस पढ़ लिए देख लिए। ठीक है, तो याद करते चलेंगे समझ समझ के, और जहाँ डाउटफुल हो बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है कौन सी जनजाति है बताइए? गीस, कूनन, एमरल्ड, सेमांग। 3rd नंबर का जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा एमरिंड। क्या हो जाएगा? एमरिंड। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए। 4 नंबर जो है शिकार अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? शिकार अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। शिकार अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिकार अर्थव्यवस्था। क्लियर? देखिए, उदर पूर्ति, वस्त्र व मकान निर्माण, सुरक्षा, व्यापार। बताइए शिकार अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? सोच के बताइए, थिंकिंग कीजिए, आप लोग गेस कीजिए क्या होगा? ऑप्शनल। ऑप्शनल जो होगा वो होगा बच्चों, क्या होगा? उदर पूर्ति। उदर की पूर्ति के लिए शिकार की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य माना जाता है। पेट भरे शिकार इसीलिए किया जाता है, चाहे वो जानवर हो या क्या हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो। शौक से ह्यूमन लोग भी शिकार करते हैं और एनिमल लोग। तो ये जो है उदर की पूर्ति के लिए किया जाता है, मतलब कि किसके लिए? पेट भर सके। ठीक है, शिकार का अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य जो होता है यही होता है बच्चों। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र, प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र सेबल बैंक स्थित है। क्या स्थित है? सेबल जो बैंक है वो कहाँ स्थित है? यही है ना, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पूर्व में, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण पूर्व में, नोवास्कोटिया प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में, केप कोड प्रायद्वीप के निकट पूर्व में। बताइए प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र जो है सेबल बैंक कहाँ स्थित है? यही है ना, बताइए। तो ये है बच्चों, कहाँ स्थित है? ये जो है नोवास्कोटिया प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में। कहाँ है? नोवास्कोटिया प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में जो है ये कौन सा द्वीप स्थित है? सेबल बैंक द्वीप स्थित है। कहाँ? नोवास्कोटिया प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए। 6 नंबर, विश्व की सर्वाधिक मछली निम्न में से किस महासागरीय क्षेत्र में पकड़ी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का वह कौन सा एरिया है, ठीक है, वह कौन सा क्षेत्र है जहां पे मछली उत्पादन या मछली का पकड़ना विशेष जो है वहां पे चलता है, वह कौन सा महासागरीय क्षेत्र है? ठीक है, तो महासागरीय क्षेत्र बताना है हम बच्चों। चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन की ओर। उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र, उत्तर पश्चिम अटलांटिक क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र। बताइए
विश्व की सर्वाधिक मछली निम्न में से किस महासागरीय क्षेत्र में पकड़ी जाती है, बताइए। आइए, तो ये जो हो जाएगा बच्चों क्या होगा 6 नंबर का, ये जो हो जाएगा बताइए बच्चों, उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में। इसमें उत्तर पश्चिम प्रशांत का जो क्षेत्र है उसमें विश्व में वही महासागरीय क्षेत्र जो है क्या होगा, मछली उत्पादन जो है सर्वाधिक करता है, मछली पकड़ी जाती है वहां उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में। क्लियर, लर्न हो गया। आगे देखिए, ध्यान दीजिए 7 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 7 नंबर क्या कहेगा क्वेश्चन, 7 नंबर जो है बच्चों, टुंड्रा प्रदेश के निवासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा है जनजाति, वहां प्रदेश वो है, टुंड्रा जनजाति वहां पे पाई जाती है। तो टुंड्रा प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है बच्चों, उन प्रदेश को हम निवासी जो होते हैं वहां के क्या कहलाते हैं, टुंड्रा प्रदेश के। समझना है, याद कर लेना है, देखना है। चलते हैं आगे की तरफ। सेमांग जनजाति निवासी कहलाती है, टुंड्रा प्रदेश के निवासी क्या कहलाते हैं, सेमांग कहलाते हैं कि मसाई कहलाते हैं, एस्किमो कहलाते हैं कि पिग्मी। अब देखिए बच्चों, एस्किमो जो होता है वो बर्फ के इग्लू बनाकर रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं, इग्लू। इग्लू ये हो गया बच्चों जो बर्फ का घर बना होता है, टुकड़े टुकड़े बर्फ से बन जाता है इग्लू, और उसी में वो जनजाति रहते हैं। और एक और, ठीक है, मसाई भी जनजाति मैं बता देता हूं, ठीक है। मसाई भी जनजाति जो है वो क्या है बच्चों कि मसाई जनजाति जो है स्किन, चमड़े का घर बना के वहां पे रहा करते हैं, वो मसाई जनजाति है। सब जनजाति अपना अपना अलग टाइप का निवास बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बच्चों हम क्या देखेंगे कि टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एस्किमो। क्या कहलाएंगे, एस्किमो कहलाएंगे। मसाई अलग जनजाति होती है, पिग्मी भी अलग जनजाति होती है, वो भी अपना क्या करते हैं, निवास क्षेत्र बना के रहा करते हैं, वो भी अलग टाइप के बनाते हैं निवासी, ठीक है। ये सब जनजाति अपनी अपनी निवास बनाती है, सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। और सबकी जो हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश की निवासी कहलाएंगे क्या, एस्किमो। और सेमांग भी जनजाति है, वो भी अपनी बनाती है। समझ में आ गया। चलते हैं 8 नंबर देखते हैं। वार्निश प्राप्त होता है। वार्निश से आप क्या समझते हैं बच्चों, बताइए। वार्निश, वार्निश वो होता है, क्या होगा, जो हम जो है पेंट वगैरह लगाने में और ऊपर से फिनिशिंग जब करते हैं, टेबल वगैरह उस पर चिपकाते हैं, उसको फिनिशिंग मारते हैं, तो उसमें वार्निश की जरूरत होती है। वो वार्निश क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन, प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है ये हम जानना है। वार्निश का उपयोग आप लोग ने जाना क्या होगा, वार्निश का ये उपयोग होता है टेबल बेंच, कारपेंटर अधिक यूज करते हैं और फिनिशिंग वाले अधिक यूज करते हैं वार्निश पेंटिंग में, ठीक है। तो जो फिटिंग करने वाले होते हैं, कारपेंटर हो गए, पेंटर हो गए, ये सब वार्निश का यूज होता है। तो प्राप्त कहाँ से होता है ये देखेंगे चलेंगे ऑप्शन की ओर देखेंगे। छाल से, फूल से, फल से, पेड़ के रस से। बताइए बताइए क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये वार्निश जो प्राप्त होते हैं कहाँ से प्राप्त होंगे, पेड़ के रस से। कहाँ से, पेड़ के रस से। क्लियर। आगे देखिए, ध्यान दीजिए 9 नंबर। अब आ गया ना यहाँ, सेमांग जो पूछा था यहाँ पे आ गया। सेमांग जनजाति पाई जाती है, सेमांग जो जनजाति पाई जाती है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, यही तो पूछा है, ठीक। तो देखेंगे इंडोनेशिया में, मत्स्य में, थाईलैंड में, मलेशिया में। बताइए सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाएगी। 9 नंबर का जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, जो हो जाएगा मत्स्य में पाई जाती है। सेमांग जनजाति किस में पाई जाती है, मत्स्य में पाई जाती है। मछली की जनजाति है ये, मत्स्य क्षेत्र जो होगा उसमें सेमांग जनजाति पाई जाती है। क्लियर। आगे देखिए, ध्यान दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, पिछले कुछ वर्षों में, क्या, पिछले कुछ वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्रों के उत्पादन में कमी आई है। क्या हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जो है उनके उत्पादन में क्या आई है, कमी आई है, ठीक है।
क्योंकि क्या, क्योंकि अ नंबर जो है वो है अत्यधिक मत्स्य उत्पादन के कारण मछलियों की संख्या में कमी आ गई है। ठीक है, समुद्री सतह से तेल के निष्कासन के कारण मत्स्य उत्पादन घटा है। ठीक, मछलियां अन्य क्षेत्रों की ओर चली गई हैं या तटीय जल प्रदूषित हो गए हैं। क्या पूछा क्वेश्चन कि कुछ वर्षों में जो है मत्स्य के क्षेत्र के उत्पादन जो है, मत्स्य क्षेत्रों के उत्पादन प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो है मत्स्य के क्षेत्र उसमें उत्पादन में कमी आ गई है। क्यों कमी आई है, इसका कारण क्या है? ऑप्शनल बताना है बच्चों। ऑप्शनल ये दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया आप लोग को कि मत्स्य उत्पादन के कारण मछलियों की संख्या में कमी आई है, समुद्र सतह से तेल के निष्कासन कारण उत्पादन घटा है, मछलियां अन्य क्षेत्रों की ओर चली गई हैं या तटीय जल प्रदूषित हो गए हैं। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कि क्यों कमी आई है, तो अत्यधिक मत्स्य उत्पादन के कारण मछलियों की संख्या में कमी आई है। हम जो है किसी भी चीज का जब अति करने लगते हैं, अधिक करने लगते हैं, तो वो क्षेत्र विलुप्त होने लगते हैं। वो क्षेत्र क्या होने लगेंगे, उस चीज से ज्यादा हम प्रोडक्शन प्रोडक्ट करेंगे उसका, तो वो क्षेत्र ज्यादा उसका उपयोग करेंगे तो वो खत्म होने लगते हैं। उसी तरह यहाँ पे ये हुआ कि मत्स्य क्षेत्रों के उत्पादन में कमी क्यों आई, क्योंकि इसलिए आ गई क्योंकि अत्यधिक मत्स्य उत्पादन के कारण मछलियों की संख्या में कमी। ज्यादा निकाले, ज्यादा दिए तो उतना पैदा करेगा, उतना रिप्रोड्यूस करेगा तब ना जी उतना पूर्ति हो पाएगी, तो उतना तो पूर्ति कर नहीं पाता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए कमी आ गई है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। लदांग कृषि का प्रचलन मिलता है। कौन कृषि का प्रचलन? लदांग। देखिए न्यू न्यू नेम सुनने के आपको मिलेंगे। झूम कृषि पहाड़ी क्षेत्र में किए जाते हैं। ठीक है, काटो वन को लगाओ, फिर जो है जला दो, फिर नेक्स्ट लगाओ, ऐसे ऐसे बहुत सारे कृषि हैं, अपने अपने टाइप्स हैं। तो हम देखेंगे लदांग कृषि। अभी झूम कृषि मैंने बताया, झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि मैंने बताया। उसी तरह जो है लदांग कृषि का प्रचलन मिलता है इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ब्राजील में, श्रीलंका में। बताइए कहाँ मिलता है लदांग कृषि? ये सब क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव में भी पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो लदांग कृषि बताइए बच्चों कहाँ मिलेंगे? ये बच्चों मलेशिया मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं लदांग कृषि का प्रचलन? मलेशिया में। ठीक है बच्चों, मलेशिया में लदांग कृषि का प्रचलन मिलता है। क्लियर? 12 नंबर देखिए, भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। भारत में जो कृषि स्थानांतरित करके करते हैं हम लोग, उसको क्या नाम दिया गया, क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि, लदांग कृषि, मिल्पा कृषि, नागसू कृषि। बताइए बताइए क्या होगा? उसी को बोलते हैं हम लोग झूमिंग कृषि बच्चों। पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं ये लोग ऐसा कि जब फसल उत्पादन कर लेते हैं तो खेत को जला देते हैं, फिर उसमें दूसरा कुछ लगा देते हैं, फिर काट दिए, फिर दूसरा कुछ लगाए, ऐसे फिर या इस जगह पे लगाए, फिर इस जगह को छोड़ के दूसरे जगह लगाए, फिर वहां लगाए। ऐसे खेत 1 साल 2 साल इधर उधर क्या रह जाते हैं, खाली ही रह जाते हैं, और उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो इसको झूमिंग कृषि बोलते हैं बच्चों। ठीक है, झूमिंग कृषि को बोलते हैं। तो भारत में इस टाइप के स्थानांतरित कृषि हट हट के एक जगह से दूसरे जगह इस टाइप की जो की जाती है उसको झूमिंग कृषि का नाम दिया गया है। झूमिंग कृषि इसी नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं, देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। और देखिए बच्चों 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? ये है कि अनुक्रम अधिष्ठान। कौन अधिष्ठान? अनुक्रम अधिष्ठान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कौन? अनुक्रम अधिष्ठान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 13 नंबर, अनुक्रम अधिष्ठान का। तो ये जो प्रयोग किए बच्चों वो है विटलसी। विटलसी ने जो है वो अनुक्रम अधिष्ठान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन? विटलसी। विटलसी ने अनुक्रम अधिष्ठान का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, विटलसी। क्लियर? अब देखिए 14 नंबर, मानवीय अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर कितने हैं? याद हो रहा है ना आप लोग को?
साथ साथ में लर्न हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ में लर्न हो जाएंगी इतनी बार रिपीट करने और समझाने की वजह से। ठीक है, इस तरह से मैं समझाता हूँ कि आपको लर्न होते चल। तो मानवीय अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर कितने हैं, ये कह रहा है कि मानवीय जो इकोनॉमिक्स है, क्या है, ह्यूमन इकोनॉमिक्स बच्चों, ह्यूमन इकोनॉमिक्स, यही क्या है ना, ह्यूमन इकोनॉमिक्स जो है बच्चों, उसमें मानवीय अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर कितने हैं, जो विकास का स्तर है वह कितना है, मानवीय अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर कितने हैं, 1 2 3 4, बताइए, देखिए क्वेश्चन और बताइए। तो ये जो हो जाएंगे बच्चों वो हो जाएंगे 4। मानवीय विकास स्तर के, अर्थव्यवस्था के कितने स्तर हैं, 4 हैं, 4 टाइप्स हैं। क्लियर, आगे देखिए, ध्यान दीजिए 15 नंबर, अलेक्जेंडर एवं गिब्सन ने मानव के समस्त क्रियाकलापों को आर्थिक प्रगति के विभिन्न स्तरों के आधार पर कितने चरणों में विभक्त किया है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि अलेक्जेंडर और गिब्सन ये दोनों थे, राइटर भी थे और क्या थे, लेखक भी थे। तो इन्होंने मानव के समस्त क्रियाकलापों को आर्थिक प्रगति के विभिन्न स्तरों के आधार पर कितने चरणों में विभक्त किया है, कितने स्टेज में किया है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, बताइए कितने चरणों में विभक्त किया है, बताइए बच्चों। तो ये जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 चरणों में, कितने, 2 चरणों में जो है विभक्त किए हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, साउथ वेस्ट एशिया, क्या, साउथ वेस्ट एशिया जो है, ठीक है, सिस्टमिक रीजनल जियोग्राफी, क्या, सिस्टमिक रीजनल जियोग्राफी किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया ए सिस्टमिक रीजनल ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है, ठीक है, M.A. पुरी, W.C. ब्राइस, ब्लॉश और रिटर, किसकी है बताइए। 16 का जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा W.C. ब्राइस, क्या हो जाएगा, W.C. ब्राइस की पुस्तक है। चलिए 17 नंबर देखेंगे, मत्स्य उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस देश का प्रथम स्थान है, जापान का, इटली का, फ्रांस का, भारत का, ऑप्शनल में दिया हुआ है। तो ये जो हो जाएगा प्रथम स्थान जो है बच्चों वो जापान जो है मत्स्य उत्पादन में, इस देश का प्रथम स्थान रखता है, कौन, जापान। क्लियर, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, मानव व्यवसाय का अनुक्रम अधिष्ठान शब्द का प्रयोग किस अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने किया था, वह कौन सा अमेरिकी भूगोलवेत्ता था जो मानव अधिष्ठान, मानव व्यवसाय का अनुक्रम अधिष्ठान जो है शब्द का प्रयोग वह कौन सा अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने किया था, विटलसी, रीटर, रैटजेल, ब्लॉश, बताइए कौन सा भूगोलवेत्ता था जो किया था, मानव व्यवसाय का अनुक्रम अधिष्ठान शब्द का प्रयोग किस अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने किया था, बताइए कौन सा अमेरिकी भूगोलवेत्ता, तो वो था बच्चों विटलसी। विटलसी जो था वो मानव व्यवसाय का अनुक्रम अधिष्ठान शब्द का प्रयोग विटलसी ने किया था, कौन किया था, विटलसी ने। क्लियर, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 19 जो है ये हो जाएगा कि 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि विस्तृत निर्वाहक कृषि कहा जाता है, कौन कृषि, विस्तृत निर्वाहक कृषि किसे कहा जाता है, चलवासी पशुचारणता को, अस्थाई कृषि को, संबंधों पर आधारित कृषि को, इनमें से कोई नहीं, बताइए विस्तृत निर्वाहक कृषि किसे कहा जाता है, ये जो है बच्चों चलवासी पशुचारणता को जो है विस्तृत निर्वाहक कृषि कहा जाता है।
विस्तृत निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है? चलवासी पशुचारणता। क्लियर? चलवासी पशुचारणता को विस्तृत निर्वाहक कृषि कहते हैं, मतलब कि विस्तार रूप में उसका निर्वहन करे और कृषि को उपयोगी बनाए और कृषि का विस्तार करके अच्छे तरीके से करे, उसी पे डिपेंड रहे, उसी को चलवासी पशुचारणता भी नाम दिया जाता है, विस्तृत निर्वाहक कृषि को। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में पृथ्वी के भूपटल पर कितने प्रतिशत भूभाग पर चलवासी पशुचारणता व्यवस्था किया जाता है? मतलब कि जो ये कृषि अभी मैंने बताया इसका डिटेल्स पिछले क्वेश्चन में, तो इस टाइप का कितने परसेंट भारत पर है? 20 नंबर का कितने परसेंट भारत पर है बताइए? तो ये जो हो जाएगा बच्चों 10% जो है ये भारत पर है। 8%, 9%, 10%, 11%, तो 10% है। पृथ्वी के भूपटल पर चलवासी पशुचारणता व्यवसाय जो है कितना है? 10%। चलवासी पशुचारणता विषय 10% है। लर्न हो गया। आगे देखिए, ध्यान दीजिए 21 नंबर, चलवासी पशुचारणता अर्थव्यवस्था कितनी विशेषताएं हैं? इसी में 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया इससे रिलेटेड। ये क्या है? वीवीआई है। वीवीआई ये पूछेगा चलवासी पशुचारणता। तो इतनी अर्थव्यवस्था, चलवासी पशुचारणता अर्थव्यवस्था कितनी विशेषताएं हैं? 5, 6, 7, 8। चलवासी पशुचारणता अर्थव्यवस्था कितनी विशेषताएं? तो ये जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 5। चलवासी पशुचारणता अर्थव्यवस्था कितनी विशेषताएं हैं? 5 टाइप्स की। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए, चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन ये है बच्चों कि चलवासी पशुचारण, कौन? चलवासी पशुचारण की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? चलवासी पशुचारणता में कौन सी विशेषताएं जो हैं पाई जाती हैं? स्थानांतरण एवं दैनिक भ्रमण, मौसमी प्रवास, पशु आधारित अर्थव्यवस्था, चारागाह क्षेत्रों पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अभाव, की सीमित आवश्यकताएं। बताइए क्या होगी? चलवासी पशुचारण की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? बताइए। 22 नंबर का जो है बच्चों वो क्या होना चाहिए, क्या होगा बताइए? तो 22 नंबर का जो है ये जो है क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 सभी हो जाएंगे। चलवासी पशुचारण की विशेषताएं जो है वो है स्थानांतरण एवं दैनिक भ्रमण। चलवासी पशुचारणता की जो विशेषताएं हैं वो स्थानांतरण कृषि होती हैं उसमें, और दैनिक भ्रमण, डेली घूमना होता है, वॉकिंग करना। क्लियर? मौसमी प्रवास होता है। कैसा प्रवास होता है? मौसमी प्रवास। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, पशु आधारित अर्थव्यवस्था, पशु आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो होता है। ठीक है, अब देखिए चारागाह क्षेत्रों पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अभाव। चारागाह जो क्षेत्र है उसमें व्यक्तिगत स्वामित्व का अभाव होता है। क्लियर? सीमित आवश्यकताएं, सीमित जो आवश्यकताएं होती हैं वो भी होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सभी होंगे। क्लियर? आगे चलिए, ध्यान दीजिए 23 नंबर देखिए, ओरिएंटल सांस्कृतिक प्रदेश। कौन? ओरिएंटल सांस्कृतिक प्रदेश जो होते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विस्तृत है? ओरिएंटल सांस्कृतिक प्रदेश वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें विस्तृत रूप से पाए जाते हैं? मध्य पूर्व क्षेत्र, पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका, आंग्ल अमेरिका। बताइए कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 23 नंबर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया जो है वो ओरिएंटल सांस्कृतिक प्रदेश से क्षेत्र में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। कौन? पूर्वी एशिया। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, पर चला गया, देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन ये है, विश्व में वनोत्पाद का संग्रह मुख्य रूप से होता है। वनोत्पाद का संग्रह जो होता है मतलब अच्छे ढंग से वन का उत्पादन किया जाता है कलेक्शन करके। ठीक है, तो वो संग्रह कहाँ होता है? वह कौन सा क्षेत्र है?
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में, शीतोष्ण वनों में। बताइए विश्व में वन उत्पादक का संग्रह मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो है क्या होता है? वन उत्पादक का संग्रह मुख्य रूप से किया जाता है। वन उत्पादक का संग्रह कहाँ किया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। क्लियर? आगे देखिए 25 नंबर, प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र। क्या? प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र सेबल बैंक स्थित है। कौन बैंक? सेबल बैंक जो है मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। वहां पे उस बैंक, उस रिवर फ्रंट पे जो है वह मत्स्य उत्पादन का ज्यादा मात्रा वहां पे मिलता है सेबल बैंक के पास। वह कहाँ है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पूर्व में, न्यू फाउंडलैंड दक्षिण पूर्व में, नोवास्कोटिया प्रायद्वीप में, कोप हेगट प्रायद्वीप के निकट पूर्व में। तो ये बात जान जाइए बच्चों कि जो है प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र जो है सेबल बैंक पर स्थित है। ठीक है, तो ये मिलेगा नोवास्कोटिया प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में जो है ये यहाँ पे मत्स्य क्षेत्र का सेबल बैंक बहुत अच्छा है। वहां पे इन्वायरमेंट, जलवायु जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है। ठीक है, तो वहां पे हम जो है नोवास्कोटिया प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में जो है हम वहां पे सेबल बैंक के पास मत्स्य उत्पादन क्षेत्र ज्यादा मात्रा में पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रमुखतः गहन निर्वाहक कृषि कार्य करता है? कौन सा जो है गहन निर्वाहक कृषि का कार्य करता है? वह कौन सा क्षेत्र है जो गहन निर्वाहक कृषि कार्य करेगा? ठीक है, ये हो जाएगा पैम्पास प्रदेश, मरे डार्लिंग बेसिन, कैलिफोर्निया घाटी, मानसून एशिया। बताइए वह कौन सा प्रमुखता से गहन निर्वाहक कृषि कार्य करता है? कौन सा प्रदेश है? बताइए। तो जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 26 का द नंबर। मानसून एशिया जो है वो क्या है? वह प्रदेश है जो प्रमुखता से गहन निर्वाहक कृषि का कार्य करता है। कौन कृषि का कार्य करता है? गहन निर्वाहक कृषि कार्य करता है। ये कौन? मानसून एशिया गहन निर्वाहक कृषि कार्य करता है, मानसून एशिया। क्लियर? आगे देखिए, चलते हैं आगे की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास के अनुक्रम अधिष्ठान, मानव विकास के अनुक्रम अधिष्ठान शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला भूगोलवेत्ता था। मानव विकास के अनुक्रम अधिष्ठान शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला भूगोलवेत्ता था, वह कौन था? डिकिंसन, विटलसी, कार्ल सावर, जी टेलर। बताइए वह कौन सा सबसे पहला भूगोलवेत्ता था? 27 नंबर का जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? विटलसी। विटलसी जो था वो मानव विकास अनुक्रम अधिष्ठान का प्रयोग करने वाला सबसे पहला भूगोलवेत्ता था। कौन? विटलसी। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। पर क्या करना है हम लोग को? विचार करना है। मैचिंग। ठीक है, यहाँ मत्स्य उद्योग एवं वानिकी, पशुचारण और दूध एवं मांसाहार, ठीक है, दिया हुआ है। उत्तर का चयन निम्न कूट से करें, 1 एवं 2। ठीक है, 2 एवं 3, 1 एवं 3, 1, 2 एवं 3। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे हम 1 एवं 2 क्या है? तो 1 एवं 2 मत्स्य उद्योग और वानिकी और पशुचारण। ठीक है, 2 एवं 3 ये है पशुचारण, दूध एवं मांसाहार। और उत्तर का निम्न कूट करना है। ठीक है, 1 और 3 मत्स्य उद्योग वानिकी और दूध एवं मांसाहार, 1, 2, 3। बताइए क्या होगा? 28 नंबर का इतना अच्छे से समझा दिया, अब तो बता सकते हैं आप। तो ये जो हो जाएगा बच्चों 2 एवं 3 हो जाएगा। पशुचारण जो होगा तो दूध एवं मांसाहार हो जाएगा। ठीक है, पशुचारण जब होगा तो दूध एवं मांसाहार इसका हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए। इसी तरह 29 नंबर क्वेश्चन जो है
29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बच्चों क्या है, वो है क्या, देखिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए, निम्नलिखित जो कथन लिखे गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है, उस पर स्पष्ट देखना है हम लोग को। ठीक है, चलवासिता एक विशिष्ट जीवन पद्धति के लिए उच्च कोटि की क्षेत्रीय गतिशीलता है। चलवासिता विश्व के अर्ध शुष्क प्रदेशों तक सीमित है। चलवासिता को पशुओं के स्थानांतरण तथा पशुपालन का समानार्थी माना जाता है। शिकारी संग्राहकों जिनके पास पालतू पशु नहीं होते को भी चलवासी के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए, उत्तर का चयन निम्न कूट से करें। 1, 2 तथा 3, 2, 3 तथा 4, 1, 3 तथा 4, 1, 2 तथा 4, क्या होगा? 29 का जो है बच्चों वो क्या होगा बताइए? तो ये जो हो जाएगा बच्चों वो होगा 1, 2 तथा 3 जो है इसका आंसर होगा। जो चलवासी, इस पर विचार कर, चलवासिता एक विशिष्ट जीवन पद्धति के लिए उच्च कोटि की क्षेत्रीय गतिशीलता है। ठीक है, और सेकंड, चलवासिता विश्व के अर्ध शुष्क प्रदेशों तक सीमित है, अर्ध शुष्क प्रदेश तक चलवासिता सीमित है। थर्ड नंबर, चलवासिता को पशुओं के स्थानांतरण तथा पशुपालन का समानार्थी माना जाता है। चलवासिता क्या किया जाता है? पशुओं के स्थानांतरण और पशुपालन का समानार्थी माना जाता है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन पर? कि अधिकांश मत्स्य क्षेत्र चौड़े महाद्वीप शेल्फ वाले क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं। मत्स्य क्रियाकलाप गर्म उष्णकटिबंधीय सागरों में सुविकसित होते हैं। गर्म एवं शीत धाराओं का मिश्रण मछलियों के लिए पादप पोषण प्रदान करता है। भारत में अंतः स्थलीय मत्स्य उद्योग अन्य रूपों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यही है ना? तो देखेंगे बच्चों कि ऑप्शनल 1 और 4 सही है, 1 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सही। बताइए कौन सही? लास्ट क्वेश्चन है, आगे जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। तो ये जो हो जाएगा बच्चों 1 और 3 सही है। जो सही है वो बताते हैं, हम फिर से बताएंगे। क्या सही है बच्चों? कि इन कथनों पर विचार करते हैं कि अधिकांश मत्स्य क्षेत्र चौड़े महाद्वीप शेल्फ वाले क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं। जो भी मत्स्य उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, वह चौड़े महाद्वीपी शेल्फ वाले क्षेत्रों में अवस्थित है। वहां पे चौड़े महाद्वीप हैं, उन्हीं में अधिकांश महाद्वीप क्षेत्र, जो अधिकांश मत्स्य क्षेत्र वैसे ही द्वीप में स्थित है। और 3 नंबर जो है बच्चों, भारत में अंतःस्थलीय मत्स्य उद्योग अन्य रूपों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। कौन स्थल? अंतःस्थलीय मत्स्य उद्योग जो है अन्य रूपों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पे साबित होते हैं। यही तो कह रहा है यहाँ पे, भारत में अंतःस्थलीय मत्स्य उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।